तो डियर वो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स चैप्टर 12BA। याद है हमने आपके साथ मैट किया था, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो डियर मैट और एमटी में मेन मतलब डिफरेंस क्या है? मैट जो लगता है डियर, ये लगता है कॉर्पोरेट एसोसीज पे, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। बट जो एमटी लगता है डियर, ये लगता है नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज पे। ठीक बात है। तो दिस इज द मेजर मतलब डिफरेंस बिटवीन द मैट एंड एमटी। तो सवाल तो कुछ बेसिक सी बातें, एएमटी किन के ऊपर लगता है डियर? जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि एएमटी लगता है नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज पे। बट क्या सारे नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज पे? नहीं, उन नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज पे जिन्होंने कुछ खास प्रकार की एग्जेम्पशंस या एक्सपेंडिचर्स वगैरह क्लेम किए हुए। तो हमने कहा नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज। क्या मुझे आप नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज का कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? सर जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। तो इनके ऊपर लग जाएगा डियर हमारा एएमटी। और किन लोगों पे लगेगा एएमटी? ध्यान दीजिएगा, ऐसे नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज पे जिन्होंने इनमें से किसी भी तरीके का एग्जामिशन या एक्सपेंडिचर वगैरह क्लेम किया हुआ है। सबसे पहले 10AA क्लेम किया हुआ है, या फिर चैप्टर 6A की हेडिंग सी क्लेम की हुई है। हेडिंग सी में जो आपको अलाउड है, एक्सेप्ट एटीपी। एटीपी डियर फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलाउड है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एटीपी क्लेम की हुई है तो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एटीपी क्लेम की हुई है, इनके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। ठीक बात है। तो ये हमने दो चीजें देखी। या फिर जिन्होंने साहब सेक्शन 35AD में मीन्स क्लेम किया हुआ है, मीन्स डिडक्शन क्लेम किया हुआ है 35AD में स्पेसिफाइड मतलब मीन्स बिजनेस के केस में। ठीक बात है। तो ये साहब ये तीन क्राइटेरियाज हैं। अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी क्लेम किया हुआ है तो आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट होगा, एएमटी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। बट साहब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ एंटिटीज को रिलीफ दे दिया गया, कुछ एंटिटीज को रिलीफ दे दिया गया। उनमें से कुछ एंटिटीज कौन कौन है जिनको एएमटी से रिलीफ दे दिया गया? पहली वो एंटिटीज हैं जो कि इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, और जिनकी एडजस्टेड टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा डियर, मैट में हम आपके साथ कंप्यूट करते हैं बुक प्रॉफिट, एएमटी में हमने नाम दिया एडजस्टेड टोटल इनकम। ये अगर अप टू ₹20 लाख है तो इनके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एडवांटेज किसको? इंडिविजुअल एचयूएफ को। तो लेट्स सी कि अगर फर्म की अगर एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू ₹20 लाख है तो क्या एएमटी लग जाएगा? लग जाएगा। दूसरा, अगर लेट्स से कि इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ ने 115 बीएसई ऑप्ट कर लिया, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, सॉरी मतलब ATR। ठीक है। और इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लेट्स से 115 BAD ऑप्ट कर लिया, मींस ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम, इन्होंने अगर ऑप्ट कर लिया तो इनके ऊपर साहब एएमटी नहीं लगेगा। हमारे देश में डियर ऑल्टरनेट फंडिंग को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में स्पेसिफाइड फंड्स वगैरह बनाए गए हैं। आपको पता है स्पेसिफाइड फंड के बारे में बहुत सारी बातें आपने देखी हुई है सेक्शन 10(4)(d) में। इनके ऊपर भी साहब जो है वो एएमटी नहीं लगेगा, इनके ऊपर भी एएमटी नहीं लगेगा। जो कॉर्पोरेट एसोसीज है उनके ऊपर तो एएमटी ऐसे ही नहीं लगता। और हाँ डियर, ऐसे नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज जिन्होंने इन तीनों में से किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर या एग्जाम्पशन वगैरह क्लेम नहीं किया, इनके ऊपर नहीं लगेगा। मींस एसोसी नॉट क्लेम्ड एनी ऑफ 10AA एग्जाम्पशन चैप्टर 6A हेडिंग सी मीन्स डिडक्शन, और 35AD मीन्स डिडक्शन। तो इन लोगों के ऊपर डियर एएमटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो सवाल बनता है एएमटी का रेट कितना होगा? एएमटी का रेट कितना होगा? एएमटी का रेट होगा डियर 18.5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक बात। बट अगर आप एक ऐसे आईएफएससी में मतलब यूनिट है जो कि साहब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में काम करते हैं, तो आपके लिए साहब एएमटी का जो रेट है वो घटा के कर दिया गया 9%। और अभी फाइनेंस एक्ट 2022 ने, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस एक्ट 2022 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए डियर एएमटी का रेट घटा के कर दिया 15%। तो दिस इज दी मींस लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 ने किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। इन्होंने साहब एएमटी का रेट घटा के कर दिया था 15%। नॉर्मल एंटिटीज में लगता है 18.5%। ठीक बात है। मेरे साथ साथ देख लें डियर एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी मींस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 हेडिंग सी, या फिर 10AA, या फिर आपने 35AD में किसी भी तरीके का कोई मतलब डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। तीनों में से कोई भी, ये नहीं कि सारे के सारे, तीनों में से कोई भी अगर आपने क्लेम किया हुआ है आपके ऊपर एएमटी लग सकता है। किन किन पे एएमटी नहीं लगेगा? एक कॉर्पोरेट एसएससी में, क्योंकि साहब इनके ऊपर ऑलरेडी मैट लगता है। दूसरा, एक एसएससी जिन्होंने साहब ये मींस अमाउंट क्लेम नहीं किया हुआ।
एक इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बाय एजेपी अगर उनकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है साहब वो अप टू 20 लाख रुपए, इसका मतलब ये जो बेनिफिटेड ईयर ये फर्म को और एलएलपी को मतलब नहीं दिया गया। बाकी अगर जो लोग हैं उनका अगर एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू रुपीज 20 लाख है तो उनको ईएमटी नहीं देना। एक असेसी ने मतलब जिन्होंने एटीआर ऑप्ट कर लिया, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी तो फिर आपने 115 बीईटी ऑप्ट कर लिया। और एक स्पेसिफाइड फंड, क्योंकि साहब स्पेसिफाइड फंड को हमारे देश में जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं यार कि कॉर्पोरेट फंडिंग जो है और स्टार्टअप वगैरह की फंडिंग जो है वो ज़्यादा हो और हमारे देश में साहब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आता रहे। इसकी बात करेंगे हम आपके साथ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, हम एएमटी आपके किस पे कंप्यूट करेंगे? हम आपका ईएमटी कंप्यूट करेंगे डियर 18.5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। और सवाल बनता है कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगा, इसकी बात करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा डियर 18.5% जो है दैट इज दी रेगुलर रेट ऑफ ईएमटी। बट अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो साहब फाइनेंस एक्ट 2022 ने आपके ऊपर ईएमटी को घटा के कर दिया 15%। अगर आप एक यूनिट है आईएफएससी के जो कि अपनी इनकम रिसीव करती है अर्न करती है सोली ऑन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो आपके ऊपर जो ईएमटी लगेगा वो लगेगा 9%। और हाँ, तो बात करते हैं डियर ईएमटी हमारे ऊपर लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम है। सो व्हाट इज दिस एडजस्टेड टोटल इनकम? मुझे बताया ना साहब ईएमटी आपके ऊपर लग क्यों रहा है कि साहब आपने ना 10AA क्लेम कर लिया, आपने ना चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम कर लिया, एक्सेप्ट एटीपी, या आपने 35AD क्लेम कर लिया। 35AD क्या होता है कि हम आपको 100% कॉस्ट अलाउ कर देते हैं इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इटसेल्फ। 100% हम आपको कॉस्ट अलाउ कर देते हैं फिक्स एसेट की इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इटसेल्फ, ठीक बात है। तो फिर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होना चाहिए कि साहब हम आपको ना ये चीजें अलाउ नहीं करेंगे। मींस जो आपकी टोटल इनकम आएगी, जो टोटल इनकम जो आपकी शो हो रही होगी डियर, ये तो आपके बुक्स में जो आपके मतलब टैक्सेबल इनकम जो आपकी शो हो रही होगी ये तो इन चीजों को माइनस करके हो रही होगी ना, क्योंकि आपने तो इसका एक्सपेंडिचर वगैरह क्लेम कर लिया, एग्जम्पशन वगैरह क्लेम कर लिया। प्लीज मेरी बात पे ध्यान दें। मैंने कहा कि मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं और मेरी जो टोटल इनकम शो हो रही है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए दैट इज रुपीज 80 लाख, दैट इज रुपीज 80 लाख। मैं साहब 10AA में 25 लाख रुपए क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूँ। चैप्टर 6 से हेडिंग सी में मैं 30 लाख रुपए क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूँ और 35AD में लेट से मैं 50 लाख रुपए क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने एक मशीन परचेज की थी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसमें मैं 15% के रेट से क्या क्लेम कर सकता था, मीन्स मतलब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन कुछ बोलने से आप कभी आप भी बोला करें 32। बट चूंकि मैं एक स्पेसिफाइड एंटिटी, चूंकि मैंने साहब एक स्पेसिफाइड बिजनेस शुरू किया और मैंने ये ऑप्ट किया कि नहीं यार मुझे ना इसका 100% क्लेम कर लेना है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इटसेल्फ अंडर सेक्शन 35AD, ठीक बात है। तो मुझे बताया ना आपका फिर एडजस्टेड टोटल, तो आपकी जो मतलब टोटल इनकम बन रही है डेट इज 80 लाख। हम कह रहे हैं कि नहीं साहब आपने चूंकि ये चीजें क्लेम कर ली, हम आपके ऊपर जो एएमटी लगा देंगे। तो आप एएमटी किस पे लगाओगे? हमने कहा हम एएमटी लगाएंगे आपकी उन इनकम पे जो कि इन चीजों को अलाउ किए बिना आएगी। मींस आपने जो ये जो एक्सपेंडिचर्स या एग्जम्पशन वगैरह क्लेम किए हैं, ध्यान दीजिएगा, आपने ये जो एक्सपेंडिचर्स या एग्जम्पशन वगैरह क्लेम किए हैं इन्हीं की वजह से सारा पंगा, इन्हीं की वजह से मतलब सारा पंगा। तो आपका एएमटी जो हम जिस अमाउंट पे मतलब कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, हम आपको ये चीजें अलाउ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम आपका क्या करेंगे, हम आपका टोटल इनकम का रिकम्प्यूटेशन करेंगे। और हमने टोटल इनकम का रिकम्प्यूटेशन जो किया इसको हमने एक अच्छा सा नाम दे दिया जिसका नाम क्या है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगा? एडजस्टेड टोटल इनकम होगा साहब की टोटल इनकम में ना जोड़ दो, टोटल इनकम में जोड़ दो, क्या जोड़ दो, टोटल इनकम में जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 10AA का एक्सपेंडिचर का जो एग्जम्पशन आपने क्लेम कर लिया उसको जोड़ दो। तुम्हारी टोटल इनकम थी 80 लाख रुपए, 10AA हमने क्लेम किया था 25 लाख रुपए, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो साहब। अगर आपने चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम कर लिया एक्सेप्ट एटीपी, वो आपने कितना क्लेम किया 30 लाख रुपए, इसको जोड़ दो। और इसको जोड़ दो 35AD जो आपने क्लेम कर लिया 50 लाख रुपए, इसको जोड़ दो। ध्यान दीजिएगा 50 लाख रुपए को जोड़ दो। क्या 50 लाख रुपए जो जोड़ दो ये कुछ एसएससी के साथ अन्याय नहीं है? सारे बच्चे सोच के बताएं साहब, आप फाइनल में बस सीए बनने ही वाले हैं, सारे बच्चे मुझे सोच के बताएं। मैं अगर कुछ प्रोविजन आपको बताता हूं उसके पहले आप बताएं, क्योंकि डियर कुछ समय के बाद ही फिर आपको फाइनेंस एक्ट खुद से इंटरप्रेट करके अपने क्लाइंट या अपने ऑफिस में या फिर अपने जिस कंपनी में आप मतलब जॉब करेंगे आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। मुझे बताए ना, मैंने कहा कि साहब 35AD में आपने 50 लाख रुपए क्लेम किया था डिडक्शन, उसको जोड़ दो। क्या ये एसएससी के साथ अन्याय नहीं है? अन्याय है, एक अन्याय तो है,
वो न्याय क्या है कि ठीक है सर जी, एक बात बताओ, अगर आप मुझे 35 ईडी नहीं देते, झगड़ा किसका है कि आपकी कि मैंने 35 ईडी क्लेम कर लिया, झगड़ा तो यही है ना, और तो कोई इशू नहीं है। इशू क्या है, आपकी नजर में मैं क्यों खटक गया, क्योंकि मैंने 35 ईडी क्लेम कर लिया, कि आपने हमें 100% डिडक्शन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन अलाउ कर दिया। इशू तो यही बनता है। ठीक है, अगर आप मुझे 35 ईडी नहीं देते तो आप मुझे कम से कम क्या देते, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, इसके लिए तुम्हें साहब एलिजिबल था, हाँ या ना, इसके लिए तुम्हें एलिजिबल हूं, हाँ इसके लिए मैं एलिजिबल हूं। तो ठीक है सर जी, अगर आप 35 ईडी जोड़ रहे हो ना, तो मुझे 32 वाला क्या अलाउ करो, डेप्रिसिएशन अलाउ करो, क्योंकि साहब इसके लिए तो मैं मिनिमम एलिजिबल हूं, ये तो मेरा हक बनता है। यू गाइस गेटिंग, किसी को बात समझ आई? तो साहब हम जो 35 ईडी में 50 लाख रुपए जोड़ेंगे ना, वो हम क्या माइनस करके जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, और साहब यहाँ पे आपका मतलब डेप्रिसिएशन बनता है 50 लाख का 15%, मतलब 7.5 लाख रुपए। इसका मतलब इफेक्टिवली हम 35 ईडी के नाम का कितना जोड़ेंगे, 50 लाख नहीं जोड़ेंगे, 42,50,000 जोड़ेंगे। ठीक बात है। सो दैट वुड बी माई एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक बात है। तो जल्दी से मुझे बताना चाहें कि मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी बन गई दोस्त, 80 लाख प्लस 25 प्लस 30 प्लस 42.5, दैट इज 177,500,000। अगर मेरे साहब जो इनकम आती है, लेट्स से 80 लाख रुपीस की आती है, तो मुझे उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा, 80 लाख इंटू 0.3 प्लस, चूंकि मेरी जो इनकम है वो 1 करोड़ से बियॉन्ड नहीं जा रही, इसलिए यहाँ पे 12% का सरचार्ज नहीं लगेगा, इंटू 0.3 प्लस 4%, मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है डेट इज 24,96,000 रुपीज। ठीक है। बट अगर मैं अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम की बात करूं, तो एडजस्टेड टोटल इनकम में साहब मेरी जो एडजस्टेड टोटल इनकम कितना बना मेरा, 1,70,70,50,000। आई होप मैंने यार कैलकुलेशन सही किया हुआ है, देखना है फिर से। 80 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 42.5, डेट इज 1,70,50,000। तो आप मुझसे AMT कितना लोगे साहब? आप अगर IFSC वगैरह में काम कर रहे हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लेकर आ रहा है, तब तो फिर आपके ऊपर लगा देंगे 9%, बट ऐसा कोई यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, तो हम 8.5, तो हम आपसे 18.5% लेंगे। ठीक है। अच्छा, प्लस चूंकि साहब आपकी जो AMT है साहब, ये 1 करोड़ रुपए को क्रॉस करके, तो साहब 12% का सरचार्ज भी लग जाएगा। चलिए अगर हम सरचार्ज वगैरह को हम हटा भी दें, तो 1,70,50,000 का 18.5% तो दोगे, प्लस इस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो दोगे, तो हमारी जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनती है डेट इज 24,96,000। बट हमारा जो AMT बनता है साहब, वो बनता है 34,15,100। चूंकि हमारा AMT ज्यादा बनता है, मीन्स हमारा जो AMT है दैट इज मोर देन दी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी, तो आपको AMT पे करना पड़ेगा 34,15,100 रुपए का। ठीक बात है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो है वो SSC से क्या रिकवर करवा लिया, AMT के नाम का पैसा। तो साहब लॉ मेकर को आपको लगेगा कि यार लॉ मेकर देखो ना कितने हार्श हैं, इन्होंने ना AMT कंपनी से ले लिया, मतलब इन्होंने ना SSC से AMT ले लिया। तो लॉ मेकर ने थोड़ी सी अपनी हार्शनेस कम की और कहा कि ठीक है यार, अगर आप हमें AMT दे रहे हो ना, तो हम ना आपको AMT का क्रेडिट भी देंगे, AMT का हम आपको क्रेडिट भी देंगे। और ये क्रेडिट कितना होगा, द टैक्स पेबल एज पर द AMT माइनस द टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो आपने AMT के हिसाब से टैक्स की पे कितना किया, 34,15,100, और आपको नॉर्मल कितना टैक्स पे करना पड़ता, 96,000, या आपको टैक्स पे करना पड़ता 24,96,000 रुपये। तो इन आपका जो AMT क्रेडिट बनेगा 9,19,100 रुपये। मैं बोलूँ मैं ये बोलता हूँ यार, मैं इस AMT क्रेडिट का क्या कर लूँ, बताओ क्या कर लूँ? उन्होंने कहा कि आप इसको 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैंने कहा वो तो ठीक है, मैं इसका करूं क्या कर लूं मैं इसका, हाँ ये मेरे किस काम का? क्या मैं इससे अपने सप्लायर से कोई मशीन वगैरह खरीद सकता हूं? क्या मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर सकता हूं? क्या मैं इससे कोई फिक्स एसेट परचेज कर सकता हूं? आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। साहब इसका करोगे क्या? हाँ, लॉ में करने का ठीक बात है, क्या करोगे? तो इसका क्या करोगे, लेट्स से कि साहब फ्यूचर में किसी असेसमेंट ईयर में आपका जो टैक्स पेबल एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ज्यादा है एज पर दी AMT। मतलब साहब अभी क्या हुआ, अभी तो हुआ ना कि आपका AMT ज्यादा बन गया देन दी टैक्स पेबल अंडर दी मींस रेगुलर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बट हो सकता है कि हमेशा ऐसे हालात ना रहे और आपका नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स पेबल है वो ज्यादा होगा। तो साहब तो ठीक है साहब, तो क्या अगर नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पेबल वो ज्यादा है, तो क्या मैं पूरा का पूरा टैक्स जो वो AMT से लगा दूं? लॉ में करने का रुको। जब जिस प्रीवियस ईयर में नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पेबल वो AMT से ज्यादा है, आप खुश हो जाओ कि आप AMT क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हो, खुश हो जाओ। बट हाँ, ज्यादा खुश मत हो। कितना एडजस्ट कर सकते हो? टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन माइनस टैक्स पेबल अंडर द AMT, बस इतना ही एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाकी जो आपका जो टैक्स पेबल होगा वो सर जी बाकी मोड से देना, एडवांस टैक्स, TDS, TCS, कैश वगैरह से देना। प्लस चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए साहब हमने कहा कि लेट्स से कि हमारे प्रीवियस ईयर 20-21 में हमारा AMT जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 40 लाख रुपीज,
और हमारा जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पेबल है दैट इज ₹28 लाख रुपीज। तो मुझे बताया मुझे ना किसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे किसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, ईएमटी के हिसाब से, बिकॉज द ईएमटी टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन द नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक बात है, बट साहब यहाँ पे लॉ मेकर ने मुझे ईएमटी से मुझसे ईएमटी तो रिकवर करवा ली, बट इन्होंने मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान भी किया। क्या कि इन्होंने मुझे कहा कि यार आप ना ईएमटी क्रेडिट ले लो, और इन्होंने मुझे 12 लाख रुपए का ईएमटी क्रेडिट पकड़ा दिया। ठीक बात है, लेट्स से प्रीवियस ईयर 22-23 वो प्रीवियस ईयर था जहां पे हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारा जो एएमटी का जो अमाउंट आता है ये आता है लेट्स से 46 लाख रुपीस, और हमारा जो नॉर्मल टैक्स पेबल है ये है 48 लाख रुपीस। तो मुझे सारे बच्चे बताएंगे साहब प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या हमारे ऊपर ईएमटी अट्रैक्ट करेगा? नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टैक्स पेबल दैट इज मोर देन द ईएमटी। ठीक बात है, तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 48 लाख रुपए नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक बात है, हमारा जो टैक्स पेबल है दैट इज 48 लाख रुपीस। पर जब आप इस टैक्स को पे करोगे ना तो थोड़ा सा रुको और देखो कि क्या आपके पास क्या कोई ईएमटी क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड है। हमने कहा हाँ डियर हमारे पास ना ईएमटी क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड है प्रीवियस ईयर 20-21 का 12 लाख रुपए। क्या वो ईएमटी क्रेडिट लैप्स तो नहीं हो गया? नहीं डियर, ये ईएमटी क्रेडिट किससे डील करता है? असेसमेंट ईयर 22-23 से, जिसको हम जो है वो 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल नई बात है, अभी हमारे पास ईएमटी क्रेडिट यूजेबल है। ठीक, तो आप जो है वो 48 लाख रुपए का जो आपका टैक्स पेबल है इसमें से आप कितना पोर्शन ईएमटी क्रेडिट को यूज करके पे कर सकते हैं? टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस माइनस ईएमटी, बस इतना ही पे कर सकते हैं। मुझे बताएं साहब, अगर लॉ मेकर ये कह देता कि ठीक है यार आप अपना पूरा का पूरा क्रेडिट जो है उसको नॉर्मल पेबल से एडजस्ट करके बाकी जो कुछ बचता है उसको अदर मोड में दे दो तो क्या चला जाता, बट इन्होंने कहा नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही अमाउंट नॉर्मल प्रोविजन माइनस ईएमटी, मतलब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 48 और ईएमटी से बनता है 46, मतलब जो 2 लाख रुपए है वो आप ईएमटी क्रेडिट एडजस्ट करके दे दो, बट ये जो 46 लाख रुपए है ना साहब, ये आपको देना पड़ेगा इन द मोड ऑफ एडवांस टैक्स, इन द मोड ऑफ टीडीएस, टीसीएस, कुछ बच गया तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक बात है, मतलब साहब आपको ये इन मोड में आपको 46 लाख रुपए हमें पे करना पड़ेगा, और जो 2 लाख रुपए आप ईएमटी क्रेडिट से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने कहा चलो यार कुछ तो मिला, ये 2 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया। तो मुझे बताएंगे अब मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड ईएमटी क्रेडिट कितना बचा? 10 लाख रुपए, और इसी तरीके से अगर किसी और असेसमेंट ईयर में ऐसा होता है तो मैं इस 10 लाख रुपए को एडजस्ट कर सकता हूँ। ज्यादा समय आपका नहीं लगाएंगे। अच्छा, टैक्स क्रेडिट ऑन ईएमटी हमने आपके साथ देखा कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में अगर आपका ईएमटी जो है वो आपके रेगुलर टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपको पे तो ईएमटी करना पड़ेगा, बट जो बैलेंस है आप उसको साहब जो है वो ईएमटी क्रेडिट की तरह से कंसिडर कर सकते हो। और आप इस ईएमटी क्रेडिट जो ईएमटी क्रेडिट का अमाउंट कितना होगा? टैक्स पेबल अंडर द ईएमटी माइनस द टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक बात है, हमने साहब आपके साथ प्रोवाइजर जो है ना वो मैट के साथ देखा था कि अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाला केस है तो हम कितना ईएमटी मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना ईएमटी क्रेडिट हम अपना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेम प्रोविजन यहाँ पे भी एज इट इज एप्लीकेबल है, अंतर बस इतना है कि वो मैट था, ये ईएमटी है, बाकी कोई चेंज नहीं है फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाले केस में। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। ईएमटी में किसी तरह का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, 15 असेसमेंट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईएमटी आप कब यूज कर सकते हैं? सेम साहब मैट वाला जो आपका जो एस्पेक्ट है कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में अगर आपकी लेट्स से टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट ज्यादा है एज पर द टैक्स पेबल अंडर ईएमटी, तो जितना पोर्शन ज्यादा है वो ईएमटी से आप यू कैन एडजस्ट फ्रॉम द ईएमटी, और बैलेंस जो पोर्शन है आप उसको टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में आपको पे करना पड़ेगा। बाकी डीआर सब कुछ सेम है जो हमने आपके साथ मैट क्रेडिट में देखा हुआ था, बाकी सब कुछ हो गया। और ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा एक और छोटी सी बात रह गई कि ईएमटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन हु हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन रेफर्ड इन 115 बीएससी और 115 बीडी। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरे पास लेट्स से ईएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए का, बट मैंने लेट्स से कि अगले असेसमेंट ईयर में मैंने अगले प्रीवियस ईयर में 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया, तो 115 बीएससी से जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी मैं इसको ईएमटी क्रेडिट से एडजस्ट नहीं कर सकता, मतलब मुझे वहां पे ईएमटी क्रेडिट मुझे वहां पे उसी प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसका ईएमटी मतलब क्रेडिट है, तो आप उस क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे कि यार एक काम करो, ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में जाने की हड़बड़ी मत करो, पहले अपना ईएमटी एडजस्ट तुम्हारा हो जाए, उसके बाद तुम एटीआर में चले जाना, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जैसे आप एटीआर में जाओगे आपका ब्रॉड फॉरवर्ड ईएमटी क्रेडिट जो है वो लैप्स कर जाएगा और आप उसको एटीआर के टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
एक एसएससी जिसके ऊपर ईएमटी लगता है डियर, ऐसा नहीं कि ईएमटी लग गया तो बाकी सब कुछ से आपको फ्री हो गया, आपके ऊपर सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लगेंगे एज पर दी मतलब मींस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो आपका सेल्फ असेसमेंट भी होगा, आपको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ आपके ऊपर लगेगा, पेनल्टीज भी लगेगी, मींस एज पर दी रेगुलर प्रोविजंस आपका सब कुछ आपके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, तो डियर हमने आपके साथ ईएमटी देख लिया।